अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 7.2। ये जिस क्लास की मैथमेटिक्स न्यू बुक है ये, और चैप्टर नेम है लीनियर इक्वेशन, और ये पंजाब टेक्स्ट बुक है जो न्यू बुक आई है 6 क्लास के लिए, वो है जी के। और इसकी एक्सरसाइज 7.1 और चैप्टर 6, चैप्टर 5 एंड पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं सारे पहले सॉल्व करवा दिए हैं, उनके मैंने प्लेलिस्ट बना दी हैं। चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7 की इनकी मैंने पूरे चैप्टर की एक ही प्लेलिस्ट बनाई है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बाकी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा जो आपको एक्सरसाइज चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है कि व्हेन एनोरल ओपन द बुक देयर आर 2 पेजेस इन फ्रंट ऑफ हर, the sum of the page number is 161, if one page number is 81 what is the other page number। ठीक है, क्या कह रहे हैं, एक अनोरल है, लड़की है, ठीक है, उसने क्या किया है, ओपन किया है बुक को और उसके पास क्या आए हैं, 2 पेजेस आए हैं इन फ्रंट ऑफ हर, उसके पास 2 पेजेस उसके सामने आए हैं। द सम ऑफ पेज नंबर इज़ 161। वो कह रहे हैं कि जो 2 पेजेस उसके सामने आए हैं ना, जैसे कि कोई बुक है तो बुक जो होती है उसके क्या 2 पेजेस होते हैं ना, जब भी हम बुक को खोलते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, इस तरह 2 पेजेस सामने आते हैं ना। तो एक पेज का नंबर, इस पेज का नंबर और इस पेज का नंबर, दोनों पेजेस के जो नंबर है ना उनको ऐड करके तो वो क्या बन रहा है हमारे पास 161। तो वो कह रहे हैं कि अगर एक पेज नंबर 81 है तो दूसरे पेज नंबर क्या होगा। वैसे तो ऑब्वियस सी बात है कि 80 होगा, लेकिन फिर भी हम जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जो सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि 1, एक पेज नंबर जो हमें पता है वो तो हम लिख देते हैं ना, 1 पेज नंबर इज़ इक्वल्स टू 1, और दूसरा हमें नहीं ना पता, तो जो चीज़ ना पता हो ना उसे हम कोई भी अल्फ़ाबेट लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अदर पेज नंबर, क्योंकि वो हमें नहीं पता तो उसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं। अब उन्होंने हमें क्या कहा था कि हमने ये बताना था, उन्होंने हमें कहा था कि द सम ऑफ द पेज नंबर इज़ 161, कि दोनों पेजेस के नंबर का जो सम है वो किसके इक्वल है 161। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 161। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए जी x का आंसर चाहिए, साथ में हमें ये प्लस 81 नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सब्ट्रैक्ट 81 फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ, फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 81 माइनस 81 इज इक्वल्स टू 161 माइनस 81। ये प्लस 81 माइनस 81 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू 161 में से जब हम 81 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फिर लिख देते हैं कि अदर पेज नंबर इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, तो जो दूसरा पेज नंबर था वो हमारे पास क्या था, 80 था, और बस यही हमने फाइंड आउट करना था, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आंसर। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है कि इन अ क्रिकेट मैच अहमद शहजाद एंड शाहिद अफरीदी enhanced द स्कोर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाय 96 runs. If शाहिद अफरीदी scored 22 more than अहमद शहजाद, find the score of अहमद शहजाद। वो क्या है, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि एक क्रिकेट मैच था जिसमें अहमद शहजाद और शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के रन्स जो है मतलब बढ़ाने में बहुत मदद की थी। उन दोनों ने मिलकर 96 रन्स बनाए थे। अगर वो कह रहे हैं कि अगर शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने
जो अहमद शहज़ाद है उनसे 22 रन ज़्यादा बनाए थे, तो आप बताएं कि अहमद शहज़ाद का क्या स्कोर था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे कर लेते हैं लेट स्कोर ऑफ अहमद शहज़ाद इज इक्वल्स टू एक्स। हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो अहमद शहज़ाद है उसका स्कोर क्या है हमारे पास, एक्स है। ठीक है, तो अब शाहिद अफरीदी जो थे उनका क्या था स्कोर, अहमद शहज़ाद से 22 रन ज़्यादा थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 22। ठीक है, अहमद शहज़ाद से 22 रन ज़्यादा। अब बाय गिवन कंडीशन हम कर देते हैं, बाय गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या थी कि अहमद शहज़ाद के स्कोर्स और शाहिद अफरीदी इन दोनों के स्कोर्स मिला के इन दोनों ने कितने रन्स बनाए थे, 96। तो वही हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अहमद शहज़ाद रन्स प्लस शाहिद अफरीदी रन्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, ये 96 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ से सही कर देती हूँ, ये इक्वल्स का साइन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 96 है। अब x प्लस एक्स हमारे पास क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। तो 2x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 96। 2x इज इक्वल्स टू 96 माइनस 22। 2x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 में से 2 गए तो पीछे क्या बचते हैं, 4 बचते हैं, और 9 में से 2 गए तो पीछे क्या बचते हैं हमारे पास 7। ठीक है, 74। हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें चाहिए जी यहाँ पर x का आंसर चाहिए, साथ में 2 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 74 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी हो जाएगा, और 2 7 ज़ा 14, यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर 37। तो हमने क्या लेट किया था कि x जो है वो किसके स्कोर हैं, अहमद शहज़ाद के। तो हमने अहमद शहज़ाद के स्कोर्स बताने थे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि स्कोर ऑफ अहमद शहज़ाद इज इक्वल्स टू 37। लेकिन फॉर सपोज कि अगर आपके टीचर कहते हैं आपको कि आप शाहिद अफरीदी के भी स्कोर्स बताएं, तो आपने क्या करना है, 37 में 22 को आपने ऐड कर देना है, तो आपके पास स्कोर्स आ जाएंगे शाहिद अफरीदी के। स्कोर ऑफ शाहिद अफरीदी, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करा रही हूँ, ये आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं है, मैंने कहा आपको करा दूँ कि आपके टीचर अगर पूछ लें कि शाहिद अफरीदी और मतलब अहमद शहज़ाद के स्कोर 37 है, तो शाहिद अफरीदी के कितने स्कोर हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 37 प्लस 22, दिस एम्प्लॉयज़ मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 प्लस 2 क्या होता है 9, और 3 प्लस 2 क्या होता है हमारे पास 5, यानी कि 59 स्कोर्स थे शाहिद अफरीदी के, और अहमद शहज़ाद के कितने थे, 37 थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। इजी सा क्वेश्चन था, आपने जस्ट क्या करना था, डाटा जो है उसको आपने क्वेश्चन को ना इसमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। अगर आप क्वेश्चन को सही से नहीं ना पढ़ेंगे तो आप सही से सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि Nimra is senior to Shumaila by 18 years. After 6 years, Nimra will be twice as old as Shumaila. Find Nimra's present age. अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आपने बहुत ध्यान से करना है, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या, नम्रा इज़ सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि नम्रा जो है वो सीनियर है शुमाइला से कितने ईयर्स, 18 ईयर्स। आफ्टर 6 ईयर्स नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला, फाइंड द नम्रा प्रेजेंट एज। अब आप देखना कि मैं एक एक लाइन पढ़ती जाऊंगी और मैं साथ साथ यहाँ पर इसका डाटा लिखती जाऊंगी, जो कि मुझे बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हम क्या करते हैं कि सोल्यूशन लिख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और एक और बात, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं तो अगर आप सॉल्व करने से पहले अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लेना तो यकीन माने आपके लिए बड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया जी सोल्यूशन। हम यहाँ पे लेट कर लेते क्योंकि हमें नहीं पता उनकी प्रेजेंट एज के बारे में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, उनकी प्रेजेंट एज को हम एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ निम्रा एक्स कर लेते हैं, एक की एज को एक्स लेट कर लेते हैं और एक की एज को हम वाई लेट कर लेते हैं। ठीक है, और हम लिख देते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ शुमाइला इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब कंडीशन क्या गिवन थी कि नम्रा इज सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स, यानी कि शुमाइला की एज में अगर हम 18 को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगी, नम्रा की एज आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बाय गिवन कंडीशन कि क्या है, नम्रा की एज क्या है, अगर शुमाइला की एज में 18 को हम ऐड कर दें। समझ आइए, नम्रा की एज क्या है कि अगर शुमाइला की एज में हम 18 को ऐड कर दें। ठीक है, तो इसको आप कर दें कि लेट कर लें कि ये हमारे पास इसकी क्या फर्स्ट इक्वेशन है। इसको कुछ भी लिख दें, इक्वेशन ए लिख दें। ठीक है, कुछ भी, बस आप डिनोट कर दें कि हमारे पास एक इक्वेशन है। अच्छा, अब फिर दोबारा से पढ़ते हैं स्टेटमेंट को। इतनी स्टेटमेंट हमने जो है उसका डाटा बना लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आफ्टर 6 ईयर्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आफ्टर 6 ईयर्स, आफ्टर 6 ईयर्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। नम्रा क्या होगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। तो सबसे पहले तो इनकी एज में हम 6 ऐड भी तो करते हैं ना, आफ्टर 6 ईयर। तो एज ऑफ नम्रा क्या हो जाएगी हमारे पास, एज ऑफ नम्रा हो जाएगी, इसकी एज में हमें 6 को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हम आफ्टर 6 ईयर्स कह रहे हैं। ठीक है, और एज ऑफ शुमाइला हमारे पास हो जाएगी y प्लस 6। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर 6 ईयर्स नम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। ठीक है, यानी कि नम्रा की एज क्या होगी हमारे पास, ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। तो नम्रा की एज क्या है, निम्राज एज इज इक्वल्स टू ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। देखें उसी स्टेटमेंट को, मेरे पास स्टेटमेंट थी और उसको मैंने किस में लिखा, इक्वेशन को। स्टेटमेंट को मैंने पढ़ा है और उसको इक्वेशन में लिखा है। देखें यहाँ से आप देखें मैंने क्या लिखा है, निम्रा विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शुमाइला। तो निम्रा एज इज इक्वल्स टू ट्वाइस एज ऑफ शुमाइला। ठीक है, इसको बोल दें जी आप इक्वेशन 2 बोल दें। अब आप क्या करें, यहाँ पर हमारे पास क्या आया है कि x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स y प्लस 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर जितनी हमसे सॉल्व हो सकता है उसको हम सॉल्व करते हैं। बाकी हम क्या करेंगे कि या तो इस इक्वेशन में से x की वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर लें या फिर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है आप वैसे कर लें। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस 2 6 हमारे पास क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ से ना हम इस 6 को ख़त्म कर देते हैं, इस x के साथ से ना हम यहाँ पे 6 को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सब्ट्रैक्ट 6 ऑन बोथ साइड, या फिर आप इस तरह कर लें कि बल्कि हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम यहाँ पे कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, बल्कि इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन
2, हम इक्वेशन 2 में ये जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी x की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करने से। तो x की जगह हम क्या लिख देंगे अब, x की वैल्यू यानी कि y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा 2y प्लस 12। तो अब इनको ओपन करते हैं, तो y प्लस 18 प्लस 6 इज़ इक्वल्स टू 2y प्लस 12। तो 18 प्लस 6 हमारे पास क्या होता है, y प्लस मेरे पास हो जाएगा 24 इज़ इक्वल्स टू 2y प्लस 12। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को अलहदा कर लेते हैं हम और कांस्टेंट टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे कर देते हैं ना कि सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, y को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा y प्लस 24 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2y प्लस 12 माइनस y, ठीक है। तो ये प्लस y माइनस y कैंसिल आउट, 24 इज इक्वल्स टू मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y में से जब हम y को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2y में से जब हम y को माइनस करेंगे तो मेरे पास y आ जाएगा ना, तो y प्लस 12। अब हमें y चाहिए साथ में, ये 12 नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 12 माइनस 12। ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल आउट, और 24 में से जब हम माइनस करेंगे 12 को तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12, यानी कि y का आंसर मेरे पास आ गया 12। तो यानी कि y हमने किसकी एज को लेट किया हुआ था, शुमाइला की एज, तो y इज इक्वल्स टू 12, यानी कि ये आ गया मेरे पास शुमाइला की एज। और हमने अब फाइंड आउट करनी है जी नम्रा की एज। तो नम्रा की एज क्या थी हमारे पास, नम्रा की एज क्या थी, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट शीट ले लेते हैं, उस पर हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं जी हम कि मेरे पास क्या आया यहाँ पर कि मैंने जब सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास y इज इक्वल्स टू 12 आया। तो y हमने किसको लेट किया हुआ था, शुमाइला एज, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि शुमाइला एज इज इक्वल्स टू 12 ईयर्स, ठीक है। शुमाइला की एज आ गई। अब नम्रा की एज क्या थी हमारे पास, बाय गिवन कंडीशन नम्रा की एज थी हमारे पास, नम्रा एज इज इक्वल्स टू y प्लस 18 थी, ठीक है। तो y प्लस 18, तो y क्या है 12, 12 प्लस 18, तो 12 में जब हम 18 को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 30 ईयर्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि नम्रास एज इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया है जी, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया आपका सवाल। इसको मैं आपको एक दफ़ा दोबारा से सारा बता देती हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर देखें आपके पास लिखा हुआ था कि नम्रा इज़ सीनियर टू शुमाइला बाय 18 ईयर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रेजेंट एज, क्योंकि हमें उनकी पता नहीं थी तो मैंने प्रेजेंट एज ऑफ नम्रा x कर दी, प्रेजेंट एज ऑफ शुमाइला मैंने y कर दी। तो क्या कह रहे थे कि नम्रा जो है वो सीनियर है शुमाइला से 18 ईयर्स, तो मैंने कर दिया था कि नम्रा एज इज़ इक्वल्स टू शुमाइला की एज में 18 ईयर्स को मैंने ऐड कर दिया था। फिर उन्होंने कहा था कि 16 साल के बाद, सॉरी 6 ईयर्स के बाद क्या होगा, आफ्टर 6 ईयर्स जो नम्रा की एज है ना वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी शुमाइला की एज से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया था कि एज ऑफ नम्रा x प्लस 6, क्योंकि इन्होंने कहा था ना 6 साल के बाद, तो हमने नम्रा की एज में भी 6 ईयर्स ऐड कर दिए, शुमाइला की एज में भी 6 ईयर्स ऐड कर दिए। तो उन्होंने क्या कहा था कि 6 साल के बाद जो नम्रा की एज है वो ट्वाइस हो जाएगी शुमाइला की एज के, ठीक है। फिर मैंने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब इस ब्रैकेट को जस्ट मैंने ओपन किया। फिर मैंने यहाँ से क्या किया था कि जो x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की थी ना वो मैंने क्या कर दिया है कि इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। फिर मैंने उसे सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया था
y की वैल्यू मेरे पास 12 आई थी, ठीक है। तो y किसका हमने लेट की थी एज, शुमाइला की एज, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया कि शुमाइलास एज इज इक्वल टू 12 ईयर्स। और नमरा की एज क्या थी, शुमाइला की एज से वो मतलब कि 18 ईयर्स सीनियर थी शुमाइला से, ठीक है। तो हम शुमाइला की एज में इसी वजह से 18 को ऐड करके हम कह रहे थे कि वो किसके इक्वल आते हैं, नमरा की एज के। तो नमरा एज क्या थी, y प्लस 18, तो शुमाइला की एज 12 ईयर्स थी, तो 12 प्लस 18 क्या हो गया, 30 ईयर्स, यानी कि नमरा की एज क्या है, 30 ईयर्स। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 10 भी। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो दोबारा इस वीडियो को देख लें, आपको बेहतरीन समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि हेंस प्रेजेंट एज ऑफ निम्रा इज़ 30 ईयर्स। हमें प्रेजेंट फाइंड आउट करनी थी ना, हेंस प्रेजेंट एज ऑफ निम्रा इज इक्वल्स टू 30 ईयर्स, यानी कि निम्रा 30 ईयर्स की है और शुमाइला 12 ईयर्स की है, ठीक है। तो बस यही हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नहायत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोल रही हूँ, तो इसको अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर लेना। अच्छा जी, अब है आपके पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है जी कि a number is divided into two parts such that one part is 40 more than the other part. If the two parts are in the ratio 2:3, find the number. अच्छा, सबसे पहले तो हम इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हम गौर से दोबारा से पढ़ लेते हैं। अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक नंबर है जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसका एक पार्ट जो है वो 40 मोर देन द अदर पार्ट है, यानी कि अगर एक पार्ट में हम 40 को ऐड करेंगे तो दूसरा पार्ट आएगा। और वो क्या बोल रहे हैं हमें कि इफ़ द टू पार्ट्स आर इन द रेशो, और उनकी रेशो क्या है, उनको मतलब कि जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उसकी रेशो क्या है, हमारे पास 2:3 है, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि आप फाइंड आउट करके बताएं कि वो नंबर क्या है, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लेट वन नंबर, फर्स्ट नंबर हम कर लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है, x है। और इधर इन्हें गिवन कंडीशन हमें क्या बताई हुई है कि अ नंबर इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट सच दैट वन पार्ट इज़ 40 मोर देन अदर पार्ट, ठीक है। यानी कि एक पार्ट को हम, जो छोटे वाला पार्ट है उसको हम x लेट कर लेते हैं, और जो बड़े वाला पार्ट है उसे हम क्या लेट कर लेंगे, x प्लस 40 कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अदर पार्ट इज इक्वल्स टू x प्लस 40, ठीक है। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है कि उनको जो टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया उसकी रेशो क्या है, 2:3 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उन्होंने क्या किया, हमें बताया है कि जो है इसको किस तरह डिवाइड किया गया, 2:3 में डिवाइड किया गया। तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं कि 3x इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स प्लस 40, ठीक है। तो मैंने बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख दिया कि 3x इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमारे पास गिवन रेशो क्या थी, 2:3 था, यानी कि ये बिगर पार्ट है मेरे पास और ये स्मॉलर, ठीक है। स्मॉल रेशो में क्या होता है, आपके पास जो छोटा नंबर होता है ना वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बड़े पार्ट को, ठीक है। इस चीज़ को अपने लाजमी आपने ध्यान में रखना है कि रेशो में जो आपके पास स्मॉलर नंबर होता है वो बिगर पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिगर पार्ट हमारे पास क्या था, x प्लस 40 था, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फिर हमने लिख लिया कि 3x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 40। तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 2 इंटू 40 क्या हो जाएगा मेरे पास, 80 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे कि हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है ना, x को फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक साइड पे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि subtract 2x from both sides of
इक्वेशन। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 80 माइनस 2x, ये माइनस 2x प्लस 2x कट के तो x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 80। ठीक है, तो x का आंसर क्या आ गया हमारे पास 80, यानी कि एक नंबर हमारे पास क्या है 80 है। और इसका अदर पार्ट जो हमने किया था x प्लस 40, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अदर पार्ट ऑफ नंबर इज इक्वल्स टू x प्लस 40, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 80 प्लस 40, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया बिगर पार्ट क्या आ गया 120 और स्मॉलर पार्ट क्या था 80। और रेशो वाली बात जो मैंने आपको बताई है ना, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आपके पास रेशो आएगा जो स्मॉलर नंबर होगा ना वो बिगेस्ट जो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया। और यहाँ पर हमारे पास जो दो नंबर्स थे उनको हमने फाइंड आउट कर लिया कि एक नंबर जो हमारे पास था यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 नंबर इस एक नंबर हमारे पास है x इक्वल टू 80 और दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 120। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिए जी। तो अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है जी इस एक्सरसाइज का, और हमारा चैप्टर नंबर 7 जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 12 है कि अ ट्रैक्टर ट्रॉली इज़ लोडेड विद शुगर कैन्स. The loaded weight of truck is 54,450 kg. If the sugar cane's weight is 4 times as heavy as the empty tractor trolley, find the weight of sugar canes. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली है जिसको शुगर केन से लोड किया गया है और लोडेड वेट ऑफ ट्रक इतना हमारे पास केजी है। वो कह रहे हैं कि अगर इफ़ द शुगर कैन वेट इज़ 4 टाइम एज हैवी एज द एम्प्टी ट्रैक्टर। अब उन्होंने ये भी हमें बता दिया है कि जो है ये तो उन्होंने टोटल वेट बताया था ना ट्रक का। अगर वो क्या कह रहे हैं हमें कि अगर शुगर केन्स जो हैं उनका वेट क्या है 4 टाइम्स एज हैवी एज द ट्रैक्टर, यानी कि जो ट्रैक्टर का वेट है ना अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा शुगर केन्स जो है उनका वेट आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ शुगर केन्स। ठीक है, तो हमने शुगर केन्स का वेट फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पे अब मुश्किल नहीं है, ये इजी सा ही है, तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी लोडेड वेट ऑफ ट्रक, इसके बीच में ना ट्रक का भी वज़न है और जो शुगर केन है उनका भी वज़न है, यानी कि टोटल दोनों का वज़न मिला के हमारे पास है 54,450 kg। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। लेट हमेशा हम जो चीज़ हमारे पास कम होती है ना उसको हम लेट करते हैं x। ठीक है, या कोई भी वेरिएबल। तो यहाँ पर हम कर देते हैं कि लेट वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक, यानी कि सिर्फ ट्रक का वेट हमारे पास कितना है x है। और उन्होंने हमें क्या बोला था कि जो शुगर केन है ना उनका कितना वेट है कि अगर जो ट्रक का एम्प्टी ट्रक का वेट जो है ना अगर उसको 4 टाइम्स जो है ना वो हैवी है, जो शुगर केन है ना उनका वेट जो है वो 4 टाइम्स हैवी है एम्प्टी ट्रक के वेट से, यानी कि जो खाली ट्रक का वज़न है ना अगर उसे 4 से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो शुगर केन के वज़न के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि देन वेट ऑफ शुगर केन्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 4x। अब ट्रक का वज़न और शुगर केन्स इन दोनों का वज़न मिला के हमारे पास कितना है 54,450 kg। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बाय गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय गिवन कंडीशन हमारे पास हो जाएगा x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 54450। तो x प्लस 4x क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल्स टू 54450। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हमें x चाहिए, हमें साथ में 5 नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं डिवाइड 5 ऑन बोथ साइड्स ऑफ
इक्वेशन। तो 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 54450 डिवाइडेड बाय 5। 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 54450 को हम कर लेते हैं जी 5 से डिवाइड। तो हमारे पास क्या हो जाता है जी, 5 टेंजा हमारे पास हो जाता है जी 50, यहाँ से बचे 4 और ये 4 नीचे आ गया हमारे पास। अब 5 8 हमारे पास होते हैं जी 40, यहाँ से 4 बचा और ये 5 नीचे आ गया, तो हमारे पास होते हैं जी 5 9 45 होते हैं, ठीक है, और ये 0 हमारे पास ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1089 0 kg। ये किसका वेट है हमारे पास, ये हमारे पास वेट है जी एम्प्टी ट्रक का, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं लिख भी देती हूँ कि वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक, वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक इज इक्वल्स टू 10890 kg। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने फाइंड आउट करना है वेट ऑफ शुगर केन। तो वेट ऑफ शुगर केन्स हमारे पास क्या था, 4 टाइम्स x, यानी कि 4 को हमने इस x की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास हो जाएगा 4 इंटू 10890, ठीक है। तो जब हम इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10890 को मल्टीप्लाई बाय 4 से कर लेते हैं। 4 इंटू 0 क्या होता है, हमारे पास 0 होता है, और 4 9 क्या होता है 36, 6 3 कैरी, 8 4 32, 32 में 3 को ऐड करें तो 5 हो जाता है 35। 4 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है, 3 नीचे आ जाएगा, 4 1 4, तो मेरे पास क्या आ गया 43560 kg, ठीक है। तो वेट ऑफ शुगर केन हमारे पास क्या आ गया 43560 kg। तो मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ कि वेट ऑफ शुगर केन, वेट ऑफ शुगर केन्स, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास वेट ऑफ शुगर केन्स, और ये हमारे पास आ गया जी वेट ऑफ एम्प्टी ट्रक्स, ठीक है। तो ये हमने फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन में, और मैं आपको बार बार बता रही हूँ, इसके जो लास्ट आपके पास क्वेश्चंस हैं 8 9 10 11 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके, और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।